हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में जैसा कि मैंने आपको बेसिक जब स्टार्ट किया था इनऑर्गेनिक का, तो सबसे पहला जो पॉइंट था मैंने ये बात बताई थी आपको कि किसी भी दो केमिकल के रिएक्शन करने के लिए मोटे तौर पे दो कॉन्सेप्ट रखे जाते हैं। इसमें से एक एसिड बेस रिएक्शन है और दूसरा रेडॉक्स है। एसिड बेस रिएक्शन कैसे होता है, सॉल्ट कैसे बनता है, और उसके बारे में पूरा डिटेल हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एसिड और बेस किस तरह से उसके एनहाइड्राइड का अपना रोल होता है उस रिएक्शंस के अंदर और कैसे सॉल्ट लिखते हैं। कुछ मिक्स्ड एनहाइड्राइड के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी और आप सबने उसके क्वेश्चंस भी देखे। बहुत सारे रिएक्शंस की प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट भी मैंने आपको दिया है। आज हम लोग उसी के, और एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा अगर आप ये चीजें पढ़ रहे हैं क्योंकि बिल्कुल नई चीजें हैं आपके लिए और शायद आप इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को एक नए तरीके से देखने भी जा रहे हैं। तो आपका एक काम होगा कि जो कुछ आप पढ़ते हैं आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इसमें। जैसे कि पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा वो आपको आज के वीडियो पढ़ने देखने से पहले वो चीज़ें दोबारा से अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। और जैसे जैसे वीडियोस बढ़ते जाएंगे आप लगातार आपका कंटेंट बढ़ता जाएगा और रिवीजन फ्रॉम द स्टार्टिंग आपको लगातार करना होगा। मतलब आपको ये समझना है, ये तय कर लेना है कि हम अगर आज ये पढ़ रहे हैं तो इससे पहले वाला सभी कुछ आपको बहुत प्रॉपर क्लियर है, क्योंकि ये सब चीजें एक साथ कनेक्ट होती जाएंगी। क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, अभी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ और इन्हीं सब चीजों को जानने के बाद ही हम नाइट्रोजन फैमिली पे आएंगे। तो इसलिए इन सबको समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे रेडॉक्स पे आ रहे हैं और फिर हम एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं बहुत जगह, उस जगह की बात भी करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ रेडॉक्स की। तो रेडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें तो रेडॉक्स रिएक्शन में दो बातें, हालांकि बेसिक में आपने सब पढ़ा होता है। तो रेडॉक्स में एक ए सब्सटेंस दूसरा बी सब्सटेंस और प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक बात तय है, किसी एक का रिडक्शन होगा और किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा, तभी आप रिडक्शन रेडॉक्स बोलते हैं। तो एक टर्म यहाँ पे बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक दूसरा टर्म है जिसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये दो टर्म का हम यूज करते हैं। तो इन सबको कैसे डिसाइड किया जाता है वो जरा समझते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी एटम का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो उसका ग्रुप नंबर होता है। आप ग्रुप नंबर बोल सकते हैं या उसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जा सकता है। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एटम का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होता है, उसका ग्रुप नंबर या उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो मैक्स -8 होता है। मतलब मैक्सिमम को माइनस करना होगा 8 से और तब आप उसको बता सकते हैं। ठीक। तो ये दो बातें आपको दिमाग पे बिल्कुल सेट करनी। इससे हमें क्या फायदा होता है? इससे फायदा, मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में मैक्सिमम कितना होगा +5 और मिनिमम की अगर हम बात करें तो -3, 5 - 8। इसी तरह से अगर मैं सल्फर की बात करूं तो मैक्सिमम कितना होगा +6 और मिनिमम क्या होगा -2। अगर मैं इसी तरह से क्लोरीन की बात करूं तो मैक्सिमम कितना हो गया +7 और मिनिमम की अगर हम बात करें तो वो -7। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन रेंज आपको पता चल जाता है। रेंज जैसे मैं अगर नाइट्रोजन की बात करता तो -3 टू +5। इसका मतलब जरा समझिएगा, मतलब ये है कि इस नेचर में नाइट्रोजन का कोई भी कंपाउंड जो कि एग्जिस्ट करता है उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +5 के बीच में ही आपको दिखेगी। -3 से कम नहीं हो सकता और +5 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर हो गया है तो वो आपकी खोज मानी जा सकती है, आपकी एक नई डिस्कवरी मानी जा सकती है, जो अभी उसकी जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, उसको करिएगा भी मत।
तो एक तो बात ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमें हर एक एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन रेंज होता है उसको डिफाइन कर लेना है। तो ये एक पार्ट आता है। इसी तरह से अगर मैं सल्फर के रेंज की बात करूं तो -2 से +6 के बीच आपको यहाँ पे दिखेगा और इसी के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगे। अब जरा मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। जैसे किसी रिएक्शन के अंदर अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन दे रखा है और आपको ये पता करना है कि इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बहुत आसान काम होता है। जिस टर्म का रिडक्शन होता है उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन नहीं है, मैं ऐसे सिंपली आपसे कोई बोलता हूँ ये कंपाउंड क्या है, तो हमें समझना होगा कि वो है क्या। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला HNO3, ठीक है ना, और हमें ये पता करना है कि HNO3 के अंदर इसके पास कौन सी पावर है। जैसे हम लोग एसिड बेस जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमें सबसे पहले क्या पता किया था, हमने ये पता किया था कि ये गिवन सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है या एम्फोटेरिक, जो भी है। तो हमको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि उसका नेचर क्या है, तभी तो आप रिएक्शन कराएंगे। अगर आप नेचर ही नहीं जानोगे तो क्या करोगे, दो एसिड को ही हो सकता है लड़ा दो आप, या दो बेस को ही आपस में रिएक्शन करा रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा कौन। तो सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं ना कि एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते थे। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमें जब भी रिएक्शन कराना होता है रिडॉक्स में भी, तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए और एक रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, तभी तो आप रिएक्शन कराओगे ना। भाई एक का ऑक्सीडेशन नंबर घटने का चांस होना चाहिए, दूसरा को लेने का चांस होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगा। तो हमें सबसे पहले ये डिफाइन करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम लोग, और ये क्या है, मैक्सिमम है। अब जरा इस नाइट्रोजन का रेंज देखो, तो रेंज आपको क्या पता है, -3 से +5, मतलब ये मैक्सिमम में है ना ऑलरेडी, तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन ये हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। अगर ये रिडक्शन में ही रहेगा तो इसके पास कौन सी पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, या इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है, जो उस तरह का काम करते हैं, है ना। तो अगर कोई ऑक्सीडाइज करने का काम करता है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। तो ऑक्सीडाइज जब भी किसी दूसरे को करेगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखिएगा। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने अमोनिया ले लिया, तो यहाँ नाइट्रोजन -3 में है, तो ये क्या है, मिनिमम में। तो अगर ये मिनिमम में है तो ये हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन इसका होगा, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता ना। तो ये अगर रिडक्शन ऐसा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसके पास रिड्यूसिंग पावर होगी। बात समझा गई। तो किसी सब्सटेंस को देखकर भी आप ये बता सकते हैं कि इसके पास कौन सी पावर है, वो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर है, या दोनों भी होगा। अभी मैं और एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन आप पहले, उससे पहले आप ये बेसिक चीजें पहले इसी तरह से नोट कर लीजिए जैसा लिखा है। चलिए, तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अभी मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ जहां पे आपको ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर के बारे में आइडिया लगेगा। जैसे मैं सिमिलरली एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, H2SO4। यहाँ पे सल्फर किसमें है, +6 के अंदर, ऑलरेडी मैक्सिमम है, तो इसमें केवल रिडक्शन होगा। और अगर रिडक्शन होगा तो आप बोल सकते हैं कि इसके पास भी ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ठीक है। इसके अलावा और मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैंने H2S लिखा, तो सल्फर यहाँ -2 में है, तो मिनिमम हो गया। अगर आप यहाँ मिनिमम देख रहे हैं तो इसका मतलब इसके अंदर केवल ऑक्सीडेशन के चांसेस है, और दैट मीन्स इसके पास कौन सी पावर होगी, रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मैं SO2 लिख देता, तो यहाँ पे सल्फर +4 में है, तो अब तो ये ऊपर भी जा सकता है +6 में, और माइनस में भी, इसके बीच में कहीं आ सकता है। तो इसका मतलब इसके पास
ऑक्सीडाइजिंग पावर भी है एंड रिड्यूसिंग पावर भी है। ये जस्ट लाइक एम्फोटेरिक हो गया ना, मतलब ये किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी रिएक्शन कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट से भी रिएक्शन करा सकता है, ठीक है। सिमिलरली H2O2 पे बात करें अगर हम, तो ऑक्सीजन यहाँ -1 होता है, आपको पता है, और यहाँ भी रेंज क्या है, -2 से +6 है, तो ये दोनों साइड जा सकता है, मतलब इसके पास भी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी है एज वेल एज रिड्यूसिंग पावर भी इसके पास होगा। अच्छा, इस बात का अभी हम लोग डिसीजन नहीं कर रहे कि कौन सी पावर यूज होगी, वो देखा जाएगा, वो डिपेंड करेगा ना दूसरा कैसा है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि इसकी अपनी अपनी खुद की प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन कैसे जाता है वो डिफरेंट मैटर है, बट खुद की प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरह से आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर एक्चुअली उसके पास कौन सी पावर है, वो रिड्यूसिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर है, या दोनों पावर है, ये सब आपको आइडिया लग गया। लेकिन इसमें एक बहुत खास बात जो अब मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से आपको उसको नोट्स में लिखना है, पॉइंट आउट करके मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग एक बार बेसिक ये बात समझ गए कि किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर आप कैसे पहचान जाओगे। लेकिन अब सबसे बड़ा एक पॉइंट आता है कि कई बार ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं रहती, मतलब ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है किसी सब्सटेंस की या रिड्यूसिंग पावर, दोनों हो सकती है, ऑक्सीडाइजिंग खासकर तो क्योंकि उसकी जरूरत हमें ज्यादा पड़ेगी, तो वो पावर कुछ और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो मैं उसी टॉपिक को लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन सम अदर फैक्टर। मतलब केवल ऑक्सीडेशन नंबर देख के आप नहीं बता सकते हो, है ना, उसके और भी फैक्टर्स, और वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हम ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिन पे ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड करता है। ये इसका जरा मतलब मैं आपको बहुत डिटेल समझा देता हूँ। तो पहले फैक्टर पे आता हूँ और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने H2SO4 लिखा और हमें ये पता चल गया कि सल्फर यहाँ +6 में है, मैक्सिमम है, तो इसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। बट इस बात पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो सोल्यूशन आप H2SO4 का ले रहे हैं वो डाइल्यूटेड है या कॉन्सेंट्रेटेड है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। कैसे, उसको जरा समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमें पता है, जैसे हम सबको पता है कि एसिड क्या होता है, H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड है, आप अगर उसको आपके कांटेक्ट में, स्किन के कांटेक्ट में जल जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, बहुत रिस्की होता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पानी है, वाटर है, और आप उसमें 2 ड्रॉप डाल देते हैं, तो 2 ड्रॉप केवल डाल देने से वो जो सॉल्यूशन बना वो तो डाइल्यूट H2SO4 ही बोल सकते हैं आप, लेकिन वो तो नाम के लिए होगा ना H2SO4 कि हाँ भाई H2SO4 का सॉल्यूशन है, बट उससे कुछ नहीं होने वाला, वो तो ऐसे ही आदमी यूज कर लेगा, उसको पी भी लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, वो प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है, जब वो हाईली कंसंट्रेटेड होता है, उसमें वाटर बहुत कम होता है, H2SO4 ज्यादा होता है, तो आपके लिए दिक्कत थी। तो सेम बात यही है कि हमें ये तो पता है कि H2SO4 बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, +6 है, तो ये ऑक्सीडेशन पावर शो कर सकता है। बट आपने जो सोल्यूशन बनाया वो उसको इतना वीकर कर रखा है, उतना डाइल्यूटेड कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपनी ऑक्सीजन पावर शो नहीं भी कर सकता है, या कर सकता है तो कम करेगा। यानी सीधा सीधा रिलेशन ये है कि कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर
तो ये हमें एक जनरल ट्रेंड पता चल गया कि ऑक्सीजन पावर अगर आपको बढ़ानी तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक फैक्ट क्या है, एक फैक्ट आपके सामने ये है कि जो डाइल्यूटेड H2SO4 अगर कहीं लिखा है तो वो एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होगा, मतलब इसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं होती। डाइल्यूट जब यहाँ कहीं भी लिखा होगा, बट इसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। और आप ये भी बता सकते कि कम ज्यादा, तो यहाँ तो है ही नहीं बिल्कुल, है ना। लेकिन आप ये हर जगह नहीं कर सकते कि डाइल्यूट अगर हो गया तो उसके पास ऑक्सीजन पावर नहीं ही है। ये मैंने फैक्ट बताया आपको, और किसके केस में, H2SO4 के केस में। इसको याद रखना होगा आपको। हाँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से अगर मैं डाइल्यूट HNO3 की बात करूं, और यहां पे मैंने बात कर दी कॉन्सेंट्रेट HNO3 की, तो इन दोनों में से ये पता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा इसकी होगी, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग पावर रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर दोनों के पास ही है, इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग पावर है और इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। बट हाँ, अगर आपसे पूछा जाए ज्यादा कौन सा पावर है, तो ऑब्वियसली कंसंट्रेट HNO3 के पास ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। ठीक है, तो ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आप किसी सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उसकी ऑक्सीजन पावर बढ़ जाती है। लेकिन इन पर्टिकुलर HNO3 और H2SO4 की डिटेल मैंने आपके सामने रख दी, क्योंकि इसको हम लोगों को सिलेबस वाइज पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको केवल इतना ही याद रखना है। तो H2SO4 अगर कहीं डाइल्यूटेड है तो वो एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, एसिड तो हो गई। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। ठीक, नाइट्रिक एसिड के केस में ये दोनों ही ऑक्सीजन पावर रखते हैं, बट हाँ, कम और ज्यादा कर सकते हैं आप, वो आपको पता है। इस एग्जांपल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अलग मैंने आपको बताया है कि इसका मतलब क्या है। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों ऑक्सीजन पावर नहीं। जैसे आपको पता है कि भाई जंगल में शेर है, वो बहुत पावरफुल है, शेर के सामने अगर आदमी आ गया तो उसका खाना बन ही जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने आपका जो शेर है वो आपने जू के अंदर देखा, और उसको भी, जो शेर है उसको आपने महीने भर से खाना नहीं दिया है, तो ऐसी कंडीशन में तो वो केवल दिखाने वाला होगा ना शेर, वो तो कुछ नहीं करेगा, उसको तो आदमी खा जाएगा। तो आजकल तो सब यानी पावर ट्रांसफर है, तो वो कंडीशन भी डिफाइन हो रहा है कि अगर आपने उसको इतना डाइल्यूट कर रखा है, उसको इतना वीक कर रखा है, तो उसकी वो केवल सिंबॉलिक है कि वो एक बहुत डरावना है, उससे डर लगना चाहिए, लेकिन उसके पास पावर वाकई नहीं है। तो ऐसे ही है कि H2SO4 को देखते ही आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बहुत पावरफुल होगा, सब कुछ हो, लेकिन अगर वो डाइल्यूटेड फॉर्म में है तो उसके पास ऑक्सीजन पावर क्या होगी, बहुत कम होगी, बल्कि डाइल्यूटेड फॉर्म में ऑक्सीजन पावर नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग पे रखना है और हर जगह बार बार इसको रिवीजन में लाना है, और ये पॉइंट आउट ऐसे ही जैसे लिखा है नोट कर सकते हैं आप, या नोट करके ये पॉइंट लिख लीजिए, मैं फिर से बात लिखता हूँ, उसमें नोट करके लिखिए। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर of substance is depend on two following factor, is depend on two following factor। और फर्स्ट पॉइंट लिखिए, the oxidizing power is directly proportional to, oxidizing power is directly proportional to the concentration of solution, concentration of solution। और ये सब बात जैसा लिखा है वैसे नोट कर लीजिए। तो ये बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम हर जगह यूज करेंगे, है ना। अब जरा मैं इसके दूसरे वाले फैक्टर पे आता हूँ, इसके बारे में हालांकि हम लोग बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसको पहले नोट भी कर लीजिए आप, तब तक मैं वेट करूँ।
चलिए तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब मैं इसके दूसरे पॉइंट पे आता हूँ जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब सीधा है कि किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात करेंगे तो रिएक्शन वो किससे करेगा? रिड्यूसिंग पावर से, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट से। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ए है और दूसरा बी है और प्रोडक्ट है, तो इस रिएक्शन में ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब ये केवल ये पूरी रिएक्शन का जिम्मा केवल इसी पे नहीं होगा ना, इस पे भी होगा। तो ये चूंकि इसको ऑक्सीडाइज करने जा रहा था, तो भाई 2 मिनट के लिए आप बी से भी तो पूछेंगे ना कि उसका नेचर क्या है। मान लीजिए वो ऐसा है कि वो खुद ऑक्सीडाइज होना ही नहीं चाहता, तो आप कैसे कर दोगे? बात समझा रही? रिडक्शन पोटेंशियल आपने पढ़ा है, आपने इलेक्ट्रो पूरा पढ़ रखा है। मान लीजिए एक ऐसा बी सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडेशन कराना बहुत डिफिकल्ट है, और आप जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आए वो बहुत वीकर है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये सब बातें भी डिपेंड करेंगी। तो इसलिए यहाँ पे बात बोली गई है कि नेचर ऑफ जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें ये पता है कि कॉन्सेंट्रेट H2O4 की अगर हम बात करें, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर हम बात करें गोल्ड और प्लेटिनम जैसी मेटल्स का, इन दोनों मेटल्स का, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नो रिएक्शन, इनका कोई मतलब ही नहीं। ये ऑक्सीडाइज कराए जा सकते हैं बट यहाँ के केस में नहीं होगा। तो यही बात मैं यहाँ पे समझा रहा था। हालांकि इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है कि नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट भी डिपेंड करना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि हमें ये पता है कि हम पावरफुल तो हैं, लेकिन हम जिसके सामने जा रहे हैं वो पावर दिखाने, उसको भी तो चेक करना होगा ना, कहीं वो आपसे ज्यादा पावरफुल ना नजर आए। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें वो चेक करना पड़ेगा कि नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर है कि वो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पास ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी बहुत वीकर है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अकेले तो कुछ नहीं करेगा। तो ये इसलिए बात बोली गई, और इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया। गोल्ड और प्लेटिनम जैसी मेटल किसी एसिड से ऑक्सीडाइज नहीं होती है, ना रिएक्शन करती है। तो दूसरा वाला पॉइंट भी लिख लीजिए। देखिए, oxidizing power of substance also depend on oxidizing power of substance also depend on oxidizing power of substance also depend on the nature of reducing agent. Nature of reducing agent. For example, metals like gold and platinum cannot react with concentrated H2O4. Metal, gold and platinum cannot oxidize, cannot react with concentrate H2O4, while H2O4 is a stronger oxidizing agent. While concentrate H2O4 is a strong oxidizing agent. ये आप लिख लीजिए। तो ये जो 2 पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत स्पेसिफिक बात, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसकी जरूरत मैं हर जगह यूज करूंगा। चलिए तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, आपने बहुत प्राइमरी लेवल पे एसिड बेस रिएक्शन के कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, ठीक है ना। एसिड बेस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, और रेडॉक्स का भी जो कॉन्सेप्ट है वो आपने जान लिया कि कैसे कैसे रिएक्शन होगा। अब मैं एक दो तरीके आपको बताता हूँ और रिएक्शन की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। हालांकि अभी हम लोगों ने ये नहीं सीखा है कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है। जैसे एसिड बेस रिएक्शन में कैसे सॉल्ट बनते हैं हम लोगों ने सीख लिया है, बट रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे लिखा जाता है पहले मैं उसकी एक सिंपल सी बात करूंगा, लेकिन बाद में। पहले अब हम लोग इन दोनों चीजों को मिक्स करते हुए, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हुए कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं।
ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके हम उन रिएक्शन पे बात करेंगे, और मैं सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन कर रहा हूँ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। डिफरेंट टाइप्स के जो एसिड्स हैं उनके साथ मेटल का रिएक्शन कैसे होगा, किन किन कंडीशन में होगा। यानी ये M लिखा मैंने और ये एसिड कोई लिख दिया। अब ये भी मैं यहाँ पे नहीं कंफर्म कर रहा हूँ, और उसमें कैसे रिएक्शन होगा नहीं होगा, बहुत सारी कंडीशन यहाँ सामने आएंगी। तो इन सब पे हम लोग अब बात करेंगे और एक एक करके कंडीशन पे बात करते हैं। तो मैं पहले रूल को लिखने जा रहा हूँ। पहला रूल ये है कि मेटल प्लस नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। अच्छा, आप लोगों को एक रूल बहुत पता होगा, मैं इस पे बाद में आ जाता हूँ। आपको पता है कि मेटल का किसी एसिड के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है, याद है? और मेटल का सॉल्ट बन जाता है। वो तो हम लोग लिख ही लेते हैं, मेटल सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन, ये गैस आपको मिल जाती है। अब जरा बात समझिएगा, ये रिएक्शन जितना आसानी से आप लिख देते हो उतना आसान होता नहीं। इसकी कंडीशंस पे हमें बात करनी है, बहुत डिटेल से बात करनी है, ठीक। तो यहाँ पे दो बातें हैं, यहाँ इस मेटल की भी कंडीशन है और इस एसिड की भी कंडीशन है। मेटल्स की क्या कंडीशन है, तो आपको एक्सेप्ट Cu, Hg, Ag, प्लेटिनम और गोल्ड, इन मेटल को छोड़कर आपको बात करनी है। और ये क्यों? आपने ECS पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको याद है कि अबव द हाइड्रोजन पोजीशन, हाइड्रोजन की पोजीशन से अबव है, इसीलिए इनको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो सिंपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट होता है। तो इन मेटल को इस रिएक्शन के साथ, इस रूल के साथ वैलिड नहीं कराना है। और साथ ही साथ ये जो एसिड है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप जनरली नहीं लिखते हैं। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड मतलब इस एसिड के पास ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं होनी चाहिए। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी तो फिर केसेस बदल जाएंगे, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब मैं जरा नॉन ऑक्सीडाइजिंग वाले की कैसे समझेंगे। तो एसिड आप कैसे पहचानते हो? किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए H को एसिड बोल सकते हैं आप। तो सबसे पहला एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड तो आपको मैंने अभी पढ़ाया है, डाइल्यूट H2SO4। ध्यान रहे डाइल्यूट लिखना होगा, कॉन्सेंट्रेट लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह से HCl लिख सकते हैं आप। अच्छा, HCl चाहे आप कॉन्सेंट्रेट लिखो या डाइल्यूट लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि HCl तो -1 में ही ना। इसी तरह से H2S, अमोनिया भी इवन एसिड है, नाइट्रोजन, वाटर, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, इसके अलावा अल्कोहल, ये सब भी क्या है? तो ये जितने भी पार्ट आप लिखते हो ये सब क्या है? एसिड हैं, इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये सभी मेटल के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं और रिएक्शन के बाद आपको मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करेंगे। अब मैं एक एक करके बताता जाऊंगा आपका इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक। तो ये बहुत अच्छे ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बात बताई कि मेटल का किसी एसिड से जब रिएक्शन होता है तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन के रूल को समझने के साथ साथ आपको ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने हैं। क्या कंडीशन है कि Cu, Hg, Ag, प्लेटिनम और गोल्ड इन मेटल को छोड़कर, और साथ ही साथ ये जो एसिड है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होना चाहिए। मतलब उस एसिड के पास ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर इस रूल को फॉलो नहीं होगा, ठीक। तो ये आपको इस तरह के कंडीशन में मिल जाते हैं। आप एक काम करें, सबसे पहले इसको नोट करिए, फिर मैं इस पर बहुत एनालिसिस करता हूँ। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपने इसको नोट कर लिया है। अब मैं जरा इसको रफ कर देता हूँ। अब मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूँ।
जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल में बहुत सारे लिख रहा हूँ, Fe प्लस डाइल्यूट H2SO4 लिख सकते हैं आप। क्या बनाएंगे? FeSO4 हाइड्रोजन, आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 लिखता। अच्छा, ये सब तो आप बहुत आसानी से लिख रहे थे, पहले भी लिख रहे थे, बिना पढ़े भी लिख रहे थे आप। तो आप सोच रहे हो सर इस रूल का कोई मतलब तो हुआ नहीं। अभी बताता हूँ भी। Zn कॉन्सेंट्रेट HCl लिख दीजिए आप। क्या बना देंगे? ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस। अच्छा, जिंक में डाइल्यूट लिखिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज HCl के पास केवल रिड्यूसिंग पावर ही होता है, 2 टाइम्स कर देगा। तो ZnCl2 एंड H2। इसी तरह से Pb प्लस डाइल्यूट HCl, तब भी PbCl2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपने सोडियम के बारे में पढ़ा है, अमोनिया क्या बन जाता है? NaNH2 हाइड्रोजन गैस। ऐसे एग्जांपल्स में आपने सोडियम को वाटर से भी रिएक्शन कराया है, क्या बनाते हैं? NaOH एंड हाइड्रोजन। इसी तरह से अल्कोहल में भी आपने पढ़ा है, सोडियम के साथ क्या होता है? RONA प्लस हाफ H2। आपने एसिड भी पढ़ा है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप सब जानते हैं इसको ना। तो ये आपने समझ लिया कि हमें, लेकिन यहीं पर अगर मैं ये लिख देता कॉपर का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से, तो यहाँ रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड और ये मेटल क्या हो गया? ऊपर हो गया, ठीक। अच्छा, लेकिन यहीं पे एक बात और समझिएगा, अगर मैं कॉपर का कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन लिख देता तो रिएक्शन होगा, बट इस रूल के हिसाब से नहीं होगा, H2 नहीं मिलेगा आपको। यहाँ जो हाइड्रोजन गैस मिलता था वो आपको नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके लिए फिर अलग रूल है, मैं उस पर बात करूंगा। तो ये सभी ढेरों एग्जांपल्स हैं और आप सबने इसको बहुत अच्छे से कई बार लिख दिया होता है। अच्छा, अब आप जो सोच रहे होंगे दिमाग में, सर ये सब तो हम पहले भी लिख देते हैं, आप पढ़ाते ना पढ़ाते हम तो अपने से ही लिख देते हैं। बहुत आसान सिंपल सा, हाइड्रोजन देखो बैलेंस भी है, अच्छा भी लग रहा है। लेकिन आप इसके पढ़ने का क्या फायदा, मैं बता दूं आपको। अगर मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट भी लिखता, आपका प्रोडक्ट दरअसल तब भी यही होता। आपने इस फॉर्मूले से ये सीखा। पहले आप ये सब ध्यान नहीं देते ना, कौन कहाँ है, सब ठीक है, मॉलिक्यूल दिख रहा है, आपका प्रोडक्ट दिख रहा है। तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिंक अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ है तभी हाइड्रोजन देगा। अगर वो कॉन्सेंट्रेट के साथ हो गया तो फिर तरीके बदल जाएंगे, कॉन्सेप्ट बदल जाएगा और तब इस रूल को फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक। तो एक इंपॉर्टेंट बात, इस पर बेस्ड एक जेई ने भी अपना क्वेश्चन पूछा है। अब जेई ने क्या पूछ दिया? बहुत सिंपल सा बात है, आप सब भी दिमाग लगा सकते हैं। डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन पूछा गया और पूछा गया FeCl2 बनेगा या FeCl3 बनेगा। हाइड्रोजन तो बनेगा ही, वो तो समझ गया आप। तो इन दोनों में क्वेश्चन खड़े कर दिए। तो आपको पता है केवल ये बनेगा FeCl2, आपको याद होगा बहुतों को। ये नहीं बनेगा, उसका रीजन क्या है? HCl के पास रिड्यूसिंग पावर होती है, और अगर रिड्यूसिंग पावर है तो वो रिड्यूस करके इसको कभी भी आयरन को +3 में नहीं रहने देगा, वो आयरन की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +2 में ही रखेगा उसको। तो ये आईटी का अपना कॉन्सेप्ट है। तो देखिए एक बात समझ लीजिए, आप टॉपिक को अगर कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं तब तो कॉन्सेप्ट है, आपने सीधे याद कर लिया तो काम ही खत्म हो गया। फिर तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आईटी में आया चाहे कहीं भी आया, आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बेकार है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें वो आपको ध्यान रखना था। तो ये एक काम करिए, सभी एग्जांपल्स नोट करिए, फिर मैं इस पे और भी बातें बताता हूँ आपको। चलिए, तो आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब मैं इस रिएक्शन की एक और खास बात बताता हूँ आपको।
दरअसल एक बात समझनी है आपको कि कोई भी रिएक्शन, जब रिएक्शन के बाद अगर आपको कोई गैसियस मॉलिक्यूल एज ए प्रोडक्ट देता है, जैसे H2 आना या O2 बन जाना या Cl2 बन जाना, तो इस तरह के केसेस में क्या है मैं उसको जरा समझाता हूँ आपको। अच्छा, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बोलने का वो मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मेटल के साथ जब भी आप किसी एसिड के रिएक्शन कराते हो, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है वो ध्यान रखना है, तो मेटल सॉल्ट बन गया और साथ साथ हाइड्रोजन गैस बन जाता है, ठीक है, या ऐसे बहुत सारे और भी रिएक्शन। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये मॉलिक्यूल बनने से पहले ये नेशेंट एटम की तरह ही प्रोड्यूस होता है, इसको नेशेंट एटम बोलेंगे, ठीक है। नेशेंट एटम एक तरीके से रिएक्टिव एटम होता है, एनर्जाइज्ड एटम होते हैं, और ये नेसेंट बनने के बाद ही H2 बनता है मॉलिक्यूल, मतलब इस प्रोसेस से होके ही गुजरता है, कभी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट H2 बन जाएगा। जब भी रिएक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल्स बनता है उससे पहले, और खासकर गैसेस मॉलिक्यूल, तो वो नेशेंट एटम फॉर्म में मिलेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो नेशेंट ऑक्सीजन होंगे, अगर O2 बनना है तो उससे पहले ये जरूर बनेगा। इसी तरह से दो क्लोरीन एटम नेशेंट होंगे तभी जाके वो क्लोरीन गैस बनाएगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये एक प्रॉपर पैटर्न है कि कभी भी O2 Cl2 जो भी गैस बनती है वो फॉर्मेशन से पहले, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन से पहले नेशेंट एटम के फॉर्म में जरूर प्रेजेंट होती है, ठीक। अब आप चूंकि ऑर्गेनिक काफी कुछ जान चुके हैं, तो अब आप बहुत सारी चीजें समझेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट आप आए दिन पढ़ते हैं, तो 2 मिनट ये भी सोचा है आपने कि रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोल दिया जाता है ना। तो अगर उनको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है तो दो बातें होती सामने, या तो उनके पास हाइड्रोजन है, या दूसरा आप ये बोल सकते हो अगर रिड्यूसिंग एजेंट बोला जा रहा है तो वो खुद ऑक्सीडाइज होता होगा, है ना, रेडॉक्स की बात करते हैं। तो ध्यान रखिए, जिस भी सोर्स ऑफ कोई भी केमिकल ऐसा हो जिसके रिएक्शन के बाद नेशेंट हाइड्रोजन मिलता होगा, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे मैं याद दिला रहा हूँ, आपने बहुत जगह ऐसे लिखा होगा C2H5 सोडियम, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों के रिएक्शन के बाद क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। आपने कई जगह देखा होगा Zn प्लस HCl रिड्यूसिंग एजेंट, Zn प्लस H2O4, लेकिन ये ध्यान रहे डाइल्यूटेड होगा, तो ये सब मिक्सर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हो। कई बार FeHCl लिखा रहता है, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि दिस इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ नेशेंट हाइड्रोजन एटम। क्लियर बात? तो आपने इन सब को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया है। तो अब आपको एक और व्यू दिमाग में रखना चाहिए कि जब भी आप रिड्यूसिंग एजेंट डिफाइन कर रहे हैं तो आपको 2 मिनट देखना है कि कहीं वो हाइड्रोजन आयन का सोर्स है, हाइड्रोजन एटम का सोर्स है, नेशेंट एटम का सोर्स है, तभी उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। तो अभी आपके दिमाग में क्या होता है, ज्यादातर आप उसको याद कर लेते हो, Zn प्लस HCl आपने बहुत किया है। तो इस तरह के जो रीजेंट होंगे, यानी इस तरह के जो केमिकल मिक्सर होंगे जिनसे नेशेंट हाइड्रोजन जैसा कुछ मिल रहा होगा, उनको आप रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये एक फायदा है। देखिए एक बात बहुत ध्यान समझिएगा, इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर जो आप अभी पढ़ रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस रिएक्शन के अंदर चाहे रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट हो, वो तो ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स होंगे, बट उनको बदलने वाला जो रीजेंट है वो दरअसल इनऑर्गेनिक से ही मूव करके जाता है। तो अगर आप अपने पूरी केमिस्ट्री को बेहतर कर रहे हैं तो वो तभी बेहतर होता है जब आपको रीजन भी बहुत अच्छा पता हो और ऑर्गेनिक के पार्ट भी पता हो, और उस पर जो दी गई कंडीशंस हैं वो फिजिकल की है, पूरा केमिस्ट्री उसी में आ जाता है। तो एक जो केमिकल रिएक्शन आप लिखते हो उसमें सेपरेशन जैसा काम नहीं होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना रीजेंट जाने, बिना इनऑर्गेनिक के रीजेंट जाने आप ऑर्गेनिक के रिएक्शंस लिख दो, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वहीं पे फ्लॉप कर जाते हैं, क्योंकि कई बार वो जो रीजेंट हैं वो एक नए शक्ल में आपके सामने आ जाएंगे, नए तरीके से आपके सामने आ जाते हैं, उनका कुछ रूप बदला होता है और आप उनको पहचान नहीं पाते, तो उस कंडीशन में वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। होता बहुत आसान है, बट उसके नए तरीके आपके सामने आते हैं, तो हमको बस वही तैयार करना है।
तो उस पर हमें बहुत अलर्ट होना है। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन का मेरे ख्याल से आपको मायने पता चल गए होंगे, इस रिएक्शन का अपना मोटो क्या है। तो ये सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन तो जिसको मैंने बताया कि मेटल का रिएक्शन किसी एसिड के साथ अगर होता है, लेकिन उसमें कंडीशंस हैं क्या कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होना चाहिए, तभी जाके हाइड्रोजन गैस मिलेगा। एक तरीके से ये जो आपने पढ़ा है उसमें हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन भी छिपा हुआ है। बहुत सारे प्रिपरेशन आपने 11वीं क्लास में भी किए हैं, बट अब आपको उसको एक नए तरीके से देखना है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं इसको पहले नोट कर लीजिए और अब मैं एक अगले क्वेश्चन पे बात करूंगा। अभी मेटल का एसिड से रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है, अब हम उसमें भी आ रहे हैं कि उसके और क्या कंडीशन हो सकते हैं। चलिए, तो अब हम एक दूसरे पोर्शन पे आते हैं। केस सेकंड भी है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। मतलब अगर मेटल के साथ कोई ऑक्सीडाइजिंग एसिड मिल जाए, मेटल प्लस ऑक्सीडाइजिंग एसिड, तो फिर प्रोडक्ट क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा। आपको पता है कि मेटल के पास रिड्यूसिंग पावर होती है, अब सबको पता ही, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं ना, और ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो रिडॉक्स होगा। तो यहाँ पर रिडॉक्स की बातें स्टार्ट हो जाएंगी, और कैसे होंगी जरा उसको समझिएगा। अब जरा यहाँ पे बात कर लेते हैं। दरअसल क्या होता है कि अगर आप मेटल का ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो अब वो हाइड्रोजन वाली बात खत्म। अब ये पहली रेडॉक्स रिएक्शन में सीखना है। तो अब एक बात जरा मैं समझा देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होते हैं, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एसिड होंगे, उनका अपना एक ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि वो जब भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं तो वो खुद अपने आप को रिड्यूस कर रहे हैं, और साथ ही साथ नेशेंट ऑक्सीजन एटम देते हैं, ताकि वो नेशेंट ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट को मिले और वो उसको एक्सेप्ट करे और फिर वो कन्वर्ट होकर ऑक्सीडाइज हो जाए। समझ रहे मेरी बात, मैं अब समझाता हूँ। मतलब क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, किस पैटर्न पे मैकेनिज्म होता है, वो आपको एक नेशेंट ऑक्सीजन देंगे। ठीक है ना, ये स्टेप वन होगा। और उसके बाद जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो इस नेशेंट ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये एक तरीका होता है, ये स्टेप चलेगा। और फिर आपको इन दोनों को ऐड कर देना होता है। ऐड करते समय इन नेशेंट ऑक्सीजन को आपको कैंसिल भी करना होता है, और फाइनली फिर आपको प्रोडक्ट लिख देना है। ठीक, तो अब हमें डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को प्रैक्टिस करना होता है। जैसे मैं, हालांकि एक साथ नहीं है, मैं अभी एक दो एग्जांपल दूंगा। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2O4। डाइल्यूट वाला तो करते ही, तो एक तरीके से ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा इसको। कैसे करता है, कॉन्सेंट्रेट H2O4 अपने आप को +6 से बदलकर +4 में SO2 प्लस वाटर एंड नेशेंट ऑक्सीजन आपको दे देता है। तो ये तरीका होगा, ये फॉर्मूले की तरह आप इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट H2O4, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर एंड नेशेंट ऑक्सीजन, ये इस तरह से डिकम्पोज करके आपको मिलता है। ठीक है, तो ये और यही नेशेंट ऑक्सीजन आप किसको देंगे, मेटल को देंगे। तो मैंने केवल इसका एक बिहेवियर बताया, मैं 3 बिहेवियर आपको बता रहा हूँ, तीनों आपको लिखने होंगे। चलिए पहले मैं इसी पे बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम बाकी में आएंगे। तो अब मैं, मान लीजिए एक एग्जांपल में लिख रहा हूँ कि कॉपर की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2O4 से हो गई। तो इस रिएक्शन को कैसे कंप्लीट बैलेंस किया जाएगा उस पर बात करें। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, 2 स्टेप लिखिए आप। पहला स्टेप क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट H2O4 का बिहेवियर लिखेंगे आप। कैसे, दिस इज गोइंग टू SO2 प्लस वाटर प्लस नेशेंट ऑक्सीजन। इसको बैलेंस कर लीजिए आप। H2O बैलेंस है, बैलेंस है पूरा।
अब जो ये कॉपर आया वो इस नेशेंट ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, CuO। अब ये नेशेंट ऑक्सीजन एक ही जरूरत पड़ी, बैलेंस है, ये बैलेंस है। अब जरा एक और बात ध्यान रखिए, ये जो बन गया है वो क्या है, CuO, जो कि मेटल का ऑक्साइड है, बेस, एसिड बेस रिएक्शन में। अब ये CuO है और जो आपके पास H2O4 वो क्या है, एसिड, इनका भी रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, CuSO4 प्लस वाटर। और अब आप तीनों को एक साथ ऐड कर देंगे और देन फाइनल रिएक्शन आपको लिखनी है। मैं भी एक साथ ऐड करता हूं ऊपर, तो मेरे ख्याल से आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो नोट हो गया, मैं इसको एक बार यहाँ पे समझाता हूँ। अब जरा मैं इसको एक साथ ऐड करके लिख रहा हूँ, देखो ये नेशेंट ऑक्सीजन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, CuO को भी कैंसिल कर दो आप, तो बचा क्या, Cu प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O4, ध्यान रहे ये कॉन्सेंट्रेट है, इट गिव्स क्या बना, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस SO2 और साथ में 2 टाइम्स ऑफ वाटर। तो इस तरीके से आपने प्रॉपर बैलेंस वे में रिएक्शन भी लिखी और प्रॉपर एक एक कॉन्सेप्ट आप जान गए। तो आप चाहते डायरेक्ट रख लेते हैं, बट उससे काम नहीं चलने वाला ना। अब जैसे देखिए इसमें टेक्निकल क्वेश्चन क्या है कि इस पूरी रिएक्शन में आप देखो तो H2O4 के 2 मोल लग रहे हैं और 1 मोल जो H2O4 है वो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and also 1 mole H2O4 act as an acid, है ना। जैसे आप ये देख रहे हो इसमें जो H2O4 वो एसिड की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे पहले वाले पार्ट में क्या कर रहा है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहाँ पे वो रिड्यूस हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं, अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन को पूछ लेता है, देन आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो आप एक जनरल कॉन्सेप्ट में आप बहुत सारी रिएक्शन लिख सकते हैं, Zn प्लस कॉन्सेंट्रेट H2O4, तो आप क्या लिख दोगे, ZnSO4 SO2 और वाटर, लेकिन इसको उसी तरह से प्रॉपर लिखिएगा, अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी रिएक्शन, लेड प्लस कॉन्सेंट्रेट H2O4, आप रिएक्शन लिखेंगे तो PbSO4 प्लस SO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाटर। आप सिल्वर को लिख सकते हैं इसमें कॉन्सेंट्रेट H2O4, तो यहाँ पे Ag2SO4 प्लस SO2 प्लस वाटर। तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शंस को आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये हुआ मेजर जो पहला रेडॉक्स का रिएक्शन है, कैसे लिखना है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हम डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, यानी ये जो फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ लिखा है, अगर हमें ये सीखना होगा सबसे ज्यादा, और कोई भी सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होकर कहाँ पे जाएगा, अगर हम ये दो चीजें जान गए तो पूरा इनऑर्गेनिक वहीं पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि यही मेन मेन बार बार बदलने वाली चीज यही है, बाकी कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिस तरह से काम करता है वैसे ही कर रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। एक और चीज, अगर अब मैंने H2O4 के रेफरेंस से सब बातें बता दी, लेकिन ऐसा केवल एक ही एसिड नहीं होता, बाकी एसिड के भी एग्जांपल्स हैं। आप पहले इन सबको एक साथ नोट करिए, फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। चलिए, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अच्छा, जिस तरह से H2SO4 का आपने ऑक्सीजन बिहेवियर देख लिया, वैसे ही हम लोग बात कर लेते हैं नाइट्रिक एसिड की। और नाइट्रिक एसिड में तो दो केस हैं। अब देखिए नाइट्रिक एसिड में क्या होगा,
दो चीजें आपको याद रखनी होगी। नाइट्रिक एसिड में कॉन्सेंट्रेट अगर है तो वो अपने आप को रिड्यूस करता है NO2 तक, वाटर और नेशेंट एसिड। हालांकि नाइट्रिक एसिड बहुत वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है, आगे चल के आप नाइट्रोजन फैमिली में इसी पढ़ना है। फिलहाल अभी मैं दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। HNO3 को रिड्यूस करेंगे आप तो NO2 बन जाएगा, बैलेंस कर सकते हैं आप। नाइट्रोजन को 2 टाइम्स कर दीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस है 6, हाँ बैलेंस हो गया भाई। और अगर ये डाइल्यूटेड है तब इसका ऑक्सीजन बिहेवियर है 2NO, वाटर एंड नेशेंट ऑक्सीजन। ठीक, इसको भी बैलेंस करना है तो आप 2 टाइम्स नाइट्रोजन लिख ही गया है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 6 है, 2 3 और यहाँ पे 3। तो ये दो फॉर्मूले आपको कई बार लिखने होंगे, प्रैक्टिस करना होगा, डिफरेंट टाइप के मेटल के साथ रिएक्शन दिखाते रहिए, अपने आप प्रैक्टिस में सही हो जाएगा। तो अब आप इन दोनों एसिड की भी कॉपर से रिएक्शन लिख देते हैं जरा। मैं सबसे पहले कॉपर की कॉन्सेंट्रेट HNO3 से रिएक्शन लिखता हूँ, उसके बाद डाइल्यूट से। तो वही स्टेप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप HNO3 है, 2 टाइम्स है, इसका बिहेवियर NO2। ऐसे ही आप जब बार बार लिखेंगे ना तो प्रैक्टिस में आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्टेप 2 में क्या लिखेंगे आप, उसी कॉपर को इस नेशेंट ऑक्सीजन को दीजिए और ये क्या बन गया CuO। ठीक, अब स्टेप 3 में कॉपर जो CuO है वो क्या है, बेस, और HNO3 क्या हो गया, एसिड। इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, CuNO3 का होल ट्वाइस एंड वाटर। हो गया बैलेंस, एक साथ ऐड कर दीजिए। ऑक्सीजन को कैंसिल करना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बैलेंस है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 टाइम्स होता और यहाँ नहीं होता तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। कॉपर भी बैलेंस है। अब आप Cu प्लस ये 2 4 टाइम्स ऑफ HNO3 and it gives CuNO3 का होल ट्वाइस एंड 2 टाइम्स ऑफ NO2 गैस। और ध्यान रखिए ये ब्राउन कलर्ड गैस है, आपको आगे बाद में बताया जाएगा तो। और साथ में 2 टाइम्स ऑफ वाटर। ठीक, तो ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हो गया। इसी तरह से अगर हम डाइल्यूट को लिखते हैं, कॉपर का डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो ये थोड़ा अलग है, कॉन्सेप्ट एक ही जैसा रहेगा। तो डाइल्यूट HNO3 में कैसे लिखेंगे आप, HNO3 का बिहेवियर क्या है, 2NO प्लस वाटर एंड नेशेंट ऑक्सीजन, वो भी कितना होगा 3 टाइम्स। जो कॉपर आएगा वो नेशेंट ऑक्सीजन के साथ Cu बनाएगा, लेकिन यहाँ 3 है और ये नहीं है, तो 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब 3 टाइम्स Cu अगर आ जाए, इसको मुझे कैंसिल करना होगा, तो 6 टाइम्स HNO3 आपको लाना होगा, और 3 टाइम्स CuNO3 का होल ट्वाइस एंड 3 टाइम्स ऑफ वाटर। एक साथ ऐड कर दो सब, तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे 3 टाइम्स, इसको आप अलग कर दीजिए पहले, 3 टाइम्स ऑफ Cu प्लस 6 और 2 8 टाइम्स ऑफ HNO3 जो कि डाइल्यूटेड है, और रिएक्शन के बाद क्या बना रहा है, 3 टाइम्स CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 टाइम्स ऑफ NO एंड 4 टाइम्स ऑफ वाटर। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो मैं कॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत सारी मेटल्स को ले लीजिए। लेकिन अभी एक बात ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक एसिड को लेकर एग्जांपल्स बहुत सिलेक्टिव होकर लेना है, क्योंकि अभी हम लोग नाइट्रोजन फैमिलीज के कॉन्सेप्ट और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं केवल प्राइमरी बात बता रहा हूँ। अब जैसे देखिए, मैंने H2O4 के बारे में बताया, तो ये ऑक्सीजन फैमिली का कंटेंट, उसमें हम फिर बात करेंगे। मैंने नाइट्रिक एसिड के बारे में बात की, तो ये नाइट्रोजन फैमिली का पार्ट है, तो वहाँ हम इसके और डिटेल पे जाएंगे। तो आपको बहुत सारी चीजें कॉमन एक साथ में पढ़ा रहा हूँ अभी मैंने यहाँ पे जो बात बताई वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कैसे होना है और किस तरह से इम्पैक्ट डालता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ इसमें। तो हम लोगों ने रेडॉक्स का यूज तो हम लोगों ने कर लिया, मैं एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको नोट करने के बाद ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी याद होगा। अच्छा, एक और लास्ट बात, आपने गोल्ड और प्लेटिनम के बारे में ध्यान दिया। गोल्ड और प्लेटिनम क्या होता है, वो किसी भी एसिड से रिएक्शन नहीं करते सिवाय एक्वारेजिया के। तो आखिर रिएक्शन तो नहीं करते, लेकिन जिससे भी करते हैं तो कैसे करते हैं वो जरा देखना होगा।
अगर हम ये बात बोलते हैं कि गोल्ड और प्लेटिनम किसी भी एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो भी एसिड है गिवन, उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो गोल्ड और प्लेटिनम को ऑक्सीडाइज कर पाए। यही मतलब हुआ ना। तो आपको ये पता है कि गोल्ड और प्लेटिनम की अगर हम बात करें, ये दोनों मेटल, चाहे वो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लीजिए या कॉन्सेंट्रेट HNO3 ले लीजिए या कोई भी एसिड हो, इससे रिएक्शन नहीं करते। तो आपको पता है ओनली रिएक्ट विथ एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया दरअसल एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब एक्वारेजिया के बारे में अभी आप जो बात समझ रहे हैं वो ये HNO3 और CHCl, ठीक है ना। और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। इसका अपना बिहेवियर होगा ना, वो आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे? HNO3 plus 3 times of HCl, it gives NOCl plus water and nascent chlorine atom। तो क्लोरीन के थ्रू ऑक्सीडाइज करता है। तो बैलेंस है कि नहीं? Cl बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, तो इसको भी 2 टाइम्स कर दीजिए। ऑक्सीजन 2 1 3, यहाँ पे 3 है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। तो ये बैलेंस स्टेट है। जिस तरह से आप बाकी सबको फॉर्मूले की तरह ट्रीट करते हो, वैसे इसको भी ट्रीट करिएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एक्वारेजिया दरअसल नेशेंट क्लोरीन एटम का सोर्स है। आप ऐसे पढ़ेंगे इसको, सोर्स ऑफ नेशेंट क्लोरीन एटम। तो दरअसल इसी नेशेंट एटम से क्या होता है, गोल्ड ऑक्सीडाइज होता है और AuCl3 बना देता है। तो ये 3 टाइम्स मिल जाएगा। तो एक साथ जब आप ऐड करोगे ना, तो इसको इस तरह से बैलेंस, जैसे ये 2 है, यहाँ 3 है, तो ऊपर वाले रिएक्शन में क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से, तो एक साथ ऐड करोगे। इसी तरह से प्लेटिनम भी 4 नेशेंट क्लोरीन लेकर PtCl4 बना देता है। तो इस तरह से प्लेटिनम और गोल्ड भी एक्वारेजिया से रिएक्शन करते हैं और अपने क्लोराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। AuCl3 बन जाता है, PtCl4 बन जाता है। तो ये मैंने एक पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी कि कोई भी मेटल एसिड से कैसे रिएक्शन करता है। 2 तरीके हैं, एक तो एसिड हो सकता है कैसा, नॉन ऑक्सीडाइजिंग, तो उसमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। दूसरा एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो उसके इस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन हो जाते हैं और डिफरेंट टाइप के आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो आज हम लोगों ने मेजर पॉइंट ये पढ़ा। अब छोटे छोटे पॉइंट्स को लगातार हम बढ़ाते जाएंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको बात करेंगे। चलिए, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपने अभी जाना, जिसमें मेटल का जितने भी एसिड की कंडीशनल बातें हैं उन सब के साथ कैसे कैसे रिएक्शन होगा। तो आपने 2 पार्ट समझ लिए कि मेटल अगर किसी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो किस तरह से आपको हाइड्रोजन गैस दे देता है, और अगर मेटल किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करता है एसिड फॉर्म में, तो उस कंडीशन में आपको रेडॉक्स का रिएक्शन होता है और डिफरेंट टाइप का आपको सॉल्ट मिलेगा। एक और, अब हमें मेटल पे ही रहना है अभी। मेटल में 1-2 बातें और हैं जिसकी रिएक्शंस हम लोग जान रहे हैं। और अब हम बात मेटल की रिएक्शन हम बेस से कराना सीखेंगे, है ना। जैसे हमने एसिड वाली पूरी बातें पढ़ ली कि मेटल की रिएक्शन एसिड से कितने हैं, कैसे के, कौन कौन सी कंडीशन है, उन सब पे हमने सीखा है। तो आज हम लोग हालांकि इसी यहीं पर रुक जाते हैं और इसी पे हमें काम रोकना है। मैं इसलिए थोड़ा स्लो स्टेप में चल रहा हूँ बिकॉज आपको इसको बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होना है इन सब टॉपिक में, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये केवल सुन नहीं लेना है, क्योंकि इसको जब तक आप अपने तरीके से समझ नहीं लेते तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो आपके लिए बर्डन हो जाएगा। अभी शुरुआत में ये तो कॉन्सेप्ट है, तो ये सब आने चाहिए आपके अंदर। तो जब ये सभी कॉन्सेप्ट एक जगह जुड़ जाएंगे तभी हम लोग किसी ब्लॉक की स्टार्टिंग कर पाएंगे और उसको बेहतर समझ पाएंगे। हालांकि वहां पे टाइम कम लगेगा, अगर आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं तो फिर वहां पे टाइम बहुत नहीं लगने वाला, केवल एप्लीकेशन होगा। लेकिन उससे पहले इन सबको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। अब हम अगली क्लास पे बात मेटल की ही करेंगे, लेकिन रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ कैसे रिएक्शन होगा, उनमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, कैसे उनकी रिएक्शन होगा,
और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना। और आपका काम क्या होगा, इस पे बेस्ड जो असाइनमेंट आपको मिलेगा उसको आपको प्रैक्टिस करना है। और सबसे पहले प्रैक्टिस करने से पहले आप एक बार थ्योरी जरूर पढ़ा करें, और शुरुआत से जितना भी आपने अभी तक पढ़ा बेसिक्स में वो सब थ्योरी एक साथ पढ़िए, और उसके बाद उस असाइनमेंट को आप ट्राई करेंगे। क्योंकि मैं जो असाइनमेंट्स भी दूंगा आपको मिक्सअप में रहेंगे, तो इन सबको एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।